नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से ऋषिकेश के रायवाला में होने जा रही है। कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा भी होगी। उत्तराखंड में भाजपा मिशन लोकसभा 2024 में जुटी हुई है, जिसको लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। ऋषिकेश के रायवाला में यह बैठक होगी। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा भी होनी है और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये 2 दिन तक बैठक चलने वाली है। ऋषिकेश के रायवाला में बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि बैठक हर मायने में काफी अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाने वाला है। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक देहरादून में और ऋषिकेश के रायवाला में होगी बैठक। तो 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मीडिया को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दी गई है और आगे ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए और उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। बैठक थी, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि 4 धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से, निर्बाधित रूप से हम चालू कर सकें। तो जोशीमठ में बीते कई दिनों से स्थिति नाजुक बनी हुई है। जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरारें भी देखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया। वहीं एक सवाल अब बार बार उठ रहा है कि जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी। अब इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर कहा है कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तत्परता से काम कर रही है और वहां केंद्र की 8 एजेंसी लगातार परीक्षण में जुटी हुई है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए इस रिपोर्टों का परीक्षण कर रहा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी जाएगी। अन्य पर्यटन की चीजें प्रभावित हों लोगों। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए
हम लोग प्रतिबद्ध हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहां की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज वहां की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूं, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूं और 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीजें प्रभावित हो, लोगों के आने जाने पर कोई गलत। तो लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया। अभियान के तहत लोहाघाट थाने के प्रभारी एसओजी कुंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पाटन पुल के पास से एक कुख्यात चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 किलो 418 ग्राम चरस बरामद किया गया। लोहाघाट थाना प्रभारी ने बताया कि पाटन पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसे पकड़कर उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से 2 किलो 418 ग्राम अवैध चरस मिली है और साथ ही ये भी पूछताछ में बताया गया है कि इस चरस को उसने आसपास के गांव से ही खरीदा था और ऊंचे दामों में बेचने के लिए उत्तराखंड के तराई क्षेत्र खटीमा नानकमता की ओर ले जा रहा था। इस बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम भी घोषित किया। जब पाटन पुल से पहले 300 मीटर पहले कुंवर वाटर पार्क के पास एक आदमी संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखाई दिया। इसको रोकने के क्योंकि इतनी रात थी, अकेले जा रहा था तो हमने शक होने उपरांत हमने इसको रोकने की कोशिश करी तो ये भागने लगा। तो भागते हुए जब हमने इसको पकड़ लिया तब इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र उत्तम राम निवासी ग्राम ओगला थाना अस्कोट पिथौरागढ़ बताया, जिसकी उम्र 28 वर्ष लगभग है। और इसके पास एक पिट्ठू बैग मिला हमें। पिट्ठू बैग के अंदर इसने बताया चरस है मेरे पास। इसने बताया है कि ये चरस अपने गांव से मतलब काफी दिनों से अपने इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो खबर पौड़ी से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता की मां ने सीएम धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा। इस पत्र में अंकिता भंडारी की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत की जगह इस केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई। दरअसल सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की भी मांग की है। उन्होंने जितेंद्र रावत को मतलब उसमें रख दिया है। पर मैं चाहती हूँ कि हमने मतलब डीएम साहब से मतलब वो की थी कि एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे लिए जो वकील होंगे तो वो हमारी मतलब सहमति से होंगे। तो उन्होंने इस मतलब उसकी मतलब नियुक्ति कर दी तो हमें पूछा नहीं। इसमें हमें मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब ये कि हमसे क्यों नहीं पूछा। जैसे कि पहले से ही मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है तो हमें उन्होंने पूछना चाहिए था ना। और आजकल मेरे पति की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं श्रीनगर से आ रही हूँ और 1.5 हफ्ते से मतलब वहाँ श्रीनगर में भर्ती हो रखे हैं। हमारी ऐसी स्थिति हो रखी है कि हम कहाँ जाए, यहाँ जाए कि वहाँ जाए। खबर ऋषिकेश से, जहां पर आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्योतिष गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा और महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में ज्योतिष गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा ने राज्य के लगातार खाली होते गांवों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो गांव खाली हो रहे हैं उनमें कौन
आकर बस रहा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरफ ध्यान अगर नहीं दिया गया तो ये राज्य के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। केवल स्थानीय निवासी ही अपने गांव और राज्य की रक्षा करने में सक्षम है। मूल निवासियों को अपने मूल ठिकानों पर बचाए रखने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, मगर उसके संवर्धन के लिए कदम उठाने की अभी जरूरत है। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। मौके पर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे सहित अन्य टीचर उपस्थित रहे। सामने कुछ चुनौतियों की मैंने यहाँ बच्चों से बात करी। यहाँ उनके अभिभावक भी थे, अन्य विद्वान भी यहाँ थे, बड़ा समृद्ध मंच है। तो उनसे जो उत्तराखंड की चुनौती है, जिसमें सबसे पहली चुनौती आती है पर्यावरण की, दूसरी चुनौती आती है जो खाली होते हुए गांव हैं और उसमें कौन लोग बस रहे हैं जो आगे जाके आंतरिक सुरक्षा के लिए और वही सुरक्षा के लिए खतरे बन सकते हैं। उन चुनौतियों पर हमने यहाँ बात की। तो उत्तराखंड में पर्यावरण को ठीक करने का जो दायित्व है, न केवल सरकार का बल्कि हम लोगों का भी है। चंपावत के टनकपुर में आगामी 9 मार्च से उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का आयोजन होगा और इसके लिए मेले की व्यवस्थाओं के लिए टनकपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पूर्णागिरी मेले के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं, आवास, विद्युत, पेयजल, सफाई, सुरक्षा, परिवहन और चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में डीएम ने कहा है कि इस साल मेले को और अधिक भव्य बनाए जाने के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, एसडीएम सुंदर सिंह, सीओ अविनाश वर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें मां पूर्णागिरी का जो मेला कराया जाना है मार्च से जून तक, जो हमारा भव्य मेला होना है, इसमें लगभग 35 लाख से 40 लाख के बीच में श्रद्धालु आते हैं और इस साल बढ़ने की उम्मीद है। तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए एक मीटिंग थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स और सभी हमारे मीडिया कर्मी और जनप्रतिनिधि, मेला समिति और व्यापार मंडल, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सभी ईओ और पुलिस फोर्स हमारी और सभी डिपार्टमेंट्स हमारे उपस्थित थे। और इसमें यातायात व्यवस्था, जो हमारी पार्किंग व्यवस्था होनी है, उस पर जो कार्रवाई होनी है, और जो हमारी बिजली, पानी, जैसे पानी की समस्या रहती है, तो इस साल वहां पे जल निगम मार्च तक अपना काम पूरा भी कर लेगा। तो प्रदेश सरकार के विभिन्न शहरों को नियोजित विकास की धारा से जोड़ने को लेकर पार्किंग व्यवस्था अल्मोड़ा में रंग लाने लगी है। आपको बता दें कि नगर की सड़कों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 25 करोड़ की बहुउद्देशीय पार्किंग का निर्माण शुरू हो चुका है। सरकार की पहल पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण शुरू किया गया, जिसके लिए 18 स्थानों पर भूमि का चयन भी किया जा चुका है। इन जगहों पर पार्किंग बनाई जाएगी। बता दें कि अगले साल तक अल्मोड़ा में 600 वाहन की क्षमता की पार्किंग पूरी होने की उम्मीद है। देखिए, लंबे समय से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की एक समस्या थी और अभी एक बड़ी पार्किंग जो है यहाँ पर संचालित थी। वर्तमान में जीजीआईसी के समीप पे एक नई पार्किंग का निर्माण हो रहा है और निश्चित तौर पे इससे सभी समस्त नगरवासी और जितने पर्यटक हमारे नगर में आते हैं वो लाभान्वित होंगे। सर, ऐसा है, काफी लंबे समय से हम रोड पर ही सामान उतारते हैं। सारे जितने भी हमारे साथ के ट्रांसपोर्टर हैं वो भी रोड पर उतारते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि हम अपने गोदाम पर या एक निश्चित जगह पर सामान रख सकें। अगर ये ट्रक स्टैंड बनता है तो इसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी और जिससे कि हमारा व्यापार भी आगे बढ़े। तो खबर रामनगर से, जहां शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले कुछ निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों और बच्चों का खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के तांडा मल्लो गांव में स्थित एक निजी स्कूल आदर्श बाल अकेडमी सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य मनोज रावत की मोहर और हस्ताक्षर से
आदेश दिए गए आदेश के अनुसार स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी स्कूल के अभिभावकों को स्कूल में होने वाली पीटीएम बैठक में हर हालत में उपस्थित होना है और अनुपस्थित रहने पर बच्चों की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 5 अंक काटने और 50 रुपए का अर्थदंड वसूलने के आदेश जारी किए गए थे। वो मानते हैं इस बात को कि जो है शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई जीओ जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो पीटीएम में इस तरीके से जो है हमारा मकसद केवल ये था कि उपस्थिति जो है पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हो और वो अपने बच्चों के संबंध में जितने भी बच्चों से संबंधित जो जानकारियां हैं, उनके शैक्षिक संबंधी, उनके सर्वांगीण विकास संबंधी जितनी भी कमियां टीचर्स के द्वारा जो है पाई जा रही हैं स्कूल के दौरान, वो उनको अवगत कराना हमारा मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि हमने पिछले मीटिंगों में देखा, हमने पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स मीटिंग जो है इसको हल्के में लेते थे और वो अपनी उपस्थिति जो है नहीं दे पा रहे थे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगली अहम खबर की, जहां पर तीर्थनगरी ऋषिकेश में आरपीएस में कक्षा 1 में पढ़ने वाले 5 साल के बालक प्रतीक कुमार महतो पर ये एक कविता सटीक बैठती है। जिस उम्र में बच्चे 100 तक की गिनती भी ढंग से नहीं बोल पाते, उस उम्र में प्रतीक कुमार रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी के 118 तत्वों को बिल्कुल सही क्रम में किसी बाल गीत की तरह सुना देता है। प्रतीक किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़कर ही समझ लेता है। वो आगे की कक्षाओं के सवालों को भी चुटकियों में हल कर देता है। अब विद्यालय प्रबंधन प्रतीक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजने की तैयारी में है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले प्रतीक कुमार के पिता रोशनलाल महतो इस वक्त ऋषिकेश के ढालवाला में रहते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। प्रतीक कुमार महतो ये क्लास 1 का स्टूडेंट है ऋषिकेश पब्लिक स्कूल, और ये बच्चा पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को 1 मिनट और कुछ सेकंड में बोल लेता है, जो कि एक विलक्षण प्रतिभा है। और मैं समझता हूं कि ये एक ईश्वरीय देन है और इसमें जो इस बच्चे को भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया है कि ये एक याद करने की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। उसे कुछ भी समझाने से वो आसानी से समझ जाता है और उसका जो जवाब होता है वो सबसे अलग रहता है। और अपने जो भी सिलेबस है, जो भी उसके जो पाठ होते हैं, वो बहुत आसानी से समझ जाता है। और जब मैं उसकी दीदी को पढ़ा रही थी तो वो भी आ जाता था साथ में कि हाँ मुझे भी जानना है कि क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, इसका क्या होता है। तो इसके साथ साथ उसने अपनी दीदी के साथ भी पढ़ाई की है। और जब मैं उसकी दीदी को पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो वो भी सुनता था। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ वो पीरियोडिक टेबल के पास गया और चार्ट पेपर के पास गया और जो 36 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के उसने सारे लगातार बता दिया। मेरे क्लास के बच्चे सभी होनहार है, सभी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं पढ़ाना मतलब डर से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाने को खेल खेल में पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक दिन देखा है मेरे क्लास के जो बच्चा है, एक बच्चा प्रतीक, जो बहुत ही, और एक ऐसा नहीं, एक ऐसे बहुत से बच्चे हैं, द्रव्य है, आव्या है, आराध्या है, अमन है, वैदिक है, ऐसे बहुत से बच्चे, पुष्टि है, वैदेही नेगी है, ऐसे बहुत से बच्चे, मैं नाम बहुत सारा। तो ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 पेटी इंग्लिश और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान कुलवंत सिंह और सुरेंद्र के रूप में की गई है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया गया।
तो टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गजा पुलिस चौकी का लोकार्पण हो गया है। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और एसएसपी नवनीत भुल्लर ने चौकी का लोकार्पण विधिवत पूजा अर्चना के बाद किया। आपको बता दें कि इस चौकी के खुलने से सैकड़ों ग्रामीणों को पुलिस की सुविधा और सुरक्षा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता था, जो अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गया है। लंबे समय से इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की कोशिश की जा रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के दायरे को कम करते हुए रेगुलर पुलिस में शामिल करने की घोषणा की थी। तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र टनकपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोलानी गोठ का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव रेलवे लाइन की पुलिया के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज सुबह एक सूचना मिली थी कि ट्रैक के पास नीचे पुलिया में एक लगभग 24-25 साल की महिला है, उसका शव मिला था। तो उसके बाद से हमारी टीम पहुंच गई थी और हमने तत्काल ही फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम से संपर्क किया। तो वो भी मौके पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जो भी घटना स्थल पर एविडेंस होते हैं वो जुटाए जा रहे हैं और साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। समापन के अवसर पर राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और इस पर प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया है कि इसी दिन कांग्रेस उत्तराखंड में भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि देहरादून के पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर गांधी जी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चली और देश का जनमानस इससे बड़ी भारी मात्रा में जुड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चर्चा का विषय बने और इस पर तमाम विचार विमर्श उठ खड़ा हुआ है। अब उसका समापन 30 तारीख को कश्मीर में होगा और पूरे देश के प्रत्येक जनपद में ध्वजारोहण करके कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का समापन करेगी। आदरणीय महात्मा गांधी जी की भी कल पुण्यतिथि है, उनको भी याद किया जाएगा और ये आपने देखा कि एक संदेश प्यार का, जो सामाजिक सौहार्द का, एकता का, अखंडता का देश के अंदर आम जनता को देने का। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव बनाने को कहा है। हल्द्वानी कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने राज्य सरकार को 10 प्रस्ताव बनाकर भेजे। ये विकास प्रस्ताव 1067 करोड़ के हैं। आपको बता दें कि अब सुमित हृदेश ने धामी सरकार से जल्द इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर बजट जारी करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे और मेरे को खुशी ये है कि आज मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था और उसमें नैनीताल और अपना रामनगर, कालाडूंगी सारे विधायकों के प्रस्ताव थे जो कि कुछ 100 करोड़ के थे। लेकिन हल्द्वानी के जो प्रस्ताव बने 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने। तो इससे ये बात साफ प्रतीत होती है। देखिए, एक तो मेरी प्रतिबद्धता और जैसे बार बार लोग कहते थे जैसे माता जी ने कार्य करे उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिन पे रोक लग गई थी, अगर वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना से वो चिट्ठी लिखी थी कि सबका विकास, आज वो समय आ गया है वो कितना साथ दे सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं। हल्द्वानी वासियों की ओर से मैंने उनको 1067 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भिजवा दिए। अब उनका आशीर्वाद कितना हल्द्वानी वासियों पे बनता है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।